चलिए बस शांत हो जाइए. In the last class, we had discussed about transportation. Today, what we will be doing, एक बार फटाफट से इससे go through करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि जो जो पढ़ा है कुछ ऐसा बीच में छोटा मोटा मिस तो नहीं हो गया. जैसे एक लिम्ब का टॉपिक है वो हमने लास्ट क्लास में कवर नहीं किया है, ठीक है. एक आधे और छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जो हम रीड करेंगे तो हमें साथ के साथ पता लगते जाएंगे. तो लेट अस रीड अबाउट दैट वन बाय वन. क्या कह रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन. क्या रहा? द डिफरेंट materials and gases are transported from one part to another in an organism with the help of transportation system. कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हेल्प से जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ह्यूमन बीइंग्स. इट इज कंपोज्ड ऑफ, मुझे बताना चाहिए ये सारे पार्ट्स हमने पढ़े नहीं पढ़े? हार्ट, यस. Arteries, yes. Veins, yes. और blood capillaries, yes. Blood plays important role of carrier of substance. Carrier of substance means blood carries the substance from one point to another. तो ये लेके जाने का काम करे, that's why it's a carrier of the substance. सबसे पहले we are talking about heart. Heart is a muscular organ. Muscular means it is composed of muscles. कौन सी muscles? Cardiac muscles. Heart is a muscular organ composed of cardiac muscles. Its size is about the size of our fist. इसका साइज लगभग जितना हमारा ऐसे मुट्ठी का साइज है, that is equal to that size. Then coming to the next topic, that is heart के chambers. So they are saying that heart has 4 chambers. How many chambers? 4 chambers. Left atrium, left ventricle and right ventricle. The left and right side of the heart. Do you remember? जब हमने ये डायग्राम डिस्कस किया था तो there was a wall in between. Septum. The left side and the right side of the heart is separated by a wall called septum. एक wall इन्हें separate करके उस wall का नाम क्या होता है? Septum. The septum separates. यहाँ पे कौन सा blood आ रहा था? O2 rich. यहाँ कौन सा blood आ रहा था? CO2 rich. तो the septum separates the O2 and CO2 rich blood, यानी oxygenated and deoxygenated blood. Now there is a question. What is the question? Why is it necessary? Very very important question. That why is it necessary to separate the oxygenated and deoxygenated blood in mammals? कि mammals के अंदर oxygenated और deoxygenated blood को separate करने की requirement क्यों पड़ रही है? So guys, the reason behind this is, मुझे बताओ, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिक्स हो जाएगा तो क्या बॉडी में सही से ऑक्सीजन डिलीवर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी. अगर ऑक्सीजन ठीक से डिलीवर नहीं हो रही तो सही से रेस्पिरेशन नहीं होगी, यानी ठीक तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा. अब मैमल्स की बात करो, मैमल्स को एनर्जी बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए. अगर वहां पर ठीक से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं है तो दे विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट्स व्हाई दे विल स्टार्ट लैकिंग एनर्जी. एनर्जी की कमी होने लगेगी बिकॉज मैमल्स रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो इट इज नेसेसरी कि उनके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या रखा जाए? सेपरेट रखा जाए. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बट व्हेन यू टॉक अबाउट अदर ऑर्गेनिज्म, उन्हें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मिक्स भी हो जाएगा तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डिलीवर होगा, काम चलेगा. देन कम्स द वर्किंग ऑफ हार्ट. जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा दैट वाज ऑल वर्किंग ऑफ हार्ट. तो ध्यान से पढ़ेंगे. सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसमें हमने जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कहाँ से स्टार्ट किया था? लेफ्ट एट्रियम से, राइट? ठीक है. तो देखो क्या कह रहे हैं, the oxygenated blood enters the left atrium and from here it moves to the left ventricle. लेफ्ट एट्रियम में से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है. लेफ्ट एट्रियम से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है.
ढूंढना लास्ट डेट कौन सा आज, ये वाला होगा ना। यस यस। सो कहां से स्टार्ट कर रहा था? लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम से कहां जा रहा था? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे पढ़ते हैं, नोट्स में आगे क्या कह रहा है? नोट्स में आगे कह रहा है, नोट्स में आगे कह रहा है द लेफ्ट वेंट्रिकल दैट पंप्स द ब्लड विद हाई प्रेशर। कैसे पंप करेगा? हाई प्रेशर टू ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू आर्टरीज। कौन कैरी करता है? आर्टरीज। फिर हमने डिस्कस किया आर्टरीज आगे बढ़ेंगी और आर्टरीज किस में डिवाइड होंगी? ब्लड कैपिलरीज। एक बार पहले ना इसमें से दोबारा से रिवाइज कर लेते फिर पढ़ते जाते ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया रहे। देखिए हमने डिस्कस किया पूरा, एक बार में साइकिल कंप्लीट करेंगे। हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। लेफ्ट एट्रियम से कहां जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से हाई प्रेशर ब्लड निकल रहा है आर्टरीज के थ्रू। इट इज स्टार्टिंग मूविंग फर्दर। व्हेन इट मूव्स फर्दर, ये आगे जाकर किस में डिवाइड हो रही है? आर्टरीज कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या कर रही है? दे आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू ईच सेल और बदले में क्या ले रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फिर ये आगे गई जो कैपिलरीज थी, ये कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया? वेन्स। वेन्स दे कैरी द ब्लड टू द हार्ट। कहां तक लेकर गए? हार्ट तक। हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया राइट एट्रियम में, यहां से राइट वेंट्रिकल पंप करा। पंप कर कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आगे बढ़ा थ्रू विच? थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। कहां तक गया? लंग्स। लंग्स में जाने के बाद उसने ऑक्सीजन लिया और बदले में क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां पर आ गया? वापस से हार्ट। एक साइकिल पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। याद रखना एक साइकिल में हार्ट में ब्लड कितनी बार गया? 2 बार। डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे अभी। तो वापस आ जाते हैं। तो हमने कहा कि द आर्टरीज फर्दर डिवाइड, आर्टरीज फर्दर, द आर्टरीज फर्दर डिवाइड, जो आर्टरीज हैं दे फर्दर डिवाइड और क्या बना रहे? फर्दर डिवाइड करके इनटू स्मॉल वेसल्स नोन एज ब्लड कैपिलरीज। उन स्मॉल वेसल को क्या नाम दिया? ब्लड कैपिलरीज। ईच ब्लड कैपिलरी, हर एक ब्लड कैपिलरी इज इन कॉन्टेक्ट विद सेल। हर एक कैपिलरी किसके कॉन्टेक्ट में थी? सेल। और सेल को क्या दे रही थी बताओ फटाफट? ऑक्सीजन। एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन सेल बाय सेल। हर एक सेल को ऑक्सीजन दे रही है। बाय विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से दे रही है। बदले में क्या ले रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कैपिलरीज आगे जाकर कंबाइन हो रही थी, तो क्या कह रहा है? फर्दर द कैपिलरीज कंबाइन, कैपिलरीज कंबाइन हो रही है टू फॉर्म अ सिंगल डक्ट। एक आगे सिंगल डक्ट बना ले रही है, उसे क्या नाम दिया हमने? वेन्स। दैट कैरीज द विच ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ब्लड, द वेन्स टेक्स अवे द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। सभी बॉडी पार्ट से कहां तक लेके जा रही है गाइस? राइट एट्रियम। याद है पूरा राउंड लेकर आया, राइट एट्रियम में एंटर करा। देन इट इज मूविंग टू राइट वेंट्रिकल। फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में आया। नाउ द ब्लड इज पंप। फिर से ब्लड पंप हुआ। कहां तक गया? लंग्स तक गया। किस लिए गया? ऑक्सीजनेशन के लिए गया। कौन लेकर गया? पल्मोनरी आर्टरीज लेकर गई। आफ्टर द ऑक्सीजनेशन द ब्लड, ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ बढ़ गया। किसकी मदद से बढ़ा? पल्मोनरी वेन्स। ये पूरा जो साइकिल था ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये पूरा वर्किंग डिस्कस किया था। यस हाँ, आपको जैसा समझाया वैसे स्टार्ट कर। देन कम्स द आर्टरीज। क्या कह रहे हैं? अच्छा आर्टरीज, आर्टरीज की 4 कैरेक्टरिस्टिक, आर्टरीज की 4 कैरेक्टरिस्टिक लास्ट क्लास में पढ़ी थी। बताओ कौन कौन सी थी? हाई प्रेशर, ऑक्सीजन रिच, थिक वॉल्स, ठीक है, डज नॉट कंटेन वॉल्स। पढ़ लेते हैं। कह रहे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एमर्जेस विद हाई प्रेशर। कैसे प्रेशर से आता है? हाई प्रेशर एंड इज कैरिड बाय आर्टरीज। आर्टरीज की 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, चारों यहाँ लिखी है। पहला कह रहा है इट कैरीज हाई प्रेशर ब्लड। आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती है? हाई प्रेशर। ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है सर। कैसे? द वॉल्स, अगर भाई हाई प्रेशर ब्लड है, बहुत तेज प्रेशर से आ रहा है, तो वॉल्स कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए। बोलो, इनके पास वॉल्स होते नहीं होते?
नहीं होते। अच्छा, वाल्स का फंक्शन बताएगा कोई? क्या? दे हेल्प द लो प्रेशर ब्लड टू मूव यूनिडायरेक्शनल। लो प्रेशर ब्लड को एक डायरेक्शन मूव करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है बहुत सारा। आगे नहीं, वो मेंशन नहीं करो, सिर्फ लो प्रेशर ब्लड, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोला था। फिर आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट आर्टरी इज नोन एज ऑर्टा। सबसे बड़ी आर्टरी को क्या कहा जाता है? ऑर्टा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है ओनली पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। एग्जाम में पूछा जाएगा एक ऐसी आर्टरी बताओ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो कौन सी आर्टरी करती है? पल्मोनरी आर्टरी। अकेली ऐसी आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करते हैं। फिर आगे बढ़े, आर्टरीज के बाद क्या आया? कैपिलरीज। कैपिलरीज द आर्टरीज फर्दर, ध्यान रखना, आर्टरीज फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स। आर्टरीज आगे जाकर स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती है। उन स्मॉल वेसल्स को क्या कहा जाता है? कैपिलरीज। टू ब्रिंग ब्लड इन कॉन्टेक्ट विद ईच सेल, ताकि हर एक सेल तक ब्लड पहुंचाया जा सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। द कैपिलरीज, कैपिलरीज की दो खास बातें हमने पढ़ी थी। पहला, ये एक्सचेंज कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि इसको डिफ्यूजन ऑप्ट करना है तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो पतली होगी मोटी होगी? पतली। कितनी पतली थी? 1 सेल थे। डिलीवर्स ऑक्सीजन टू ईच सेल्स एंड टेक्स अवे कार्बन डाइऑक्साइड। दे आर 1 सेल थिक, सिर्फ 1 सेल इतनी पतली होती है। सो डिफ्यूजन कैन टेक्स प्लेस इजिली, क्योंकि एक सेल थिक होती है इसलिए डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेन्स। क्या कह रहा है? द कैपिलरीज फर्दर कंबाइन टू फॉर्म वेन्स। कैपिलरीज फर्दर कंबाइन कर क्या बनाती हैं? वेन्स। वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेन्स आर, कह रहा है वेन्स की ना अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है भाई, 4 प्रॉपर्टीज। अच्छा चलो कंपेयर करो, कंपेयर करके बताओ। आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करी थी? ऑक्सीजनेटेड। तो ये कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर कैसा था? हाई। तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा? लो। आर्टरीज की वॉल कैसी थी? थिक। तो वेन्स की कैसी होगी? थिन। आर्टरीज के पास वाल्स थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर हाई था। यहाँ लो है तो किसके पास क्या है? वाल्स। बोलो कोई दिक्कत लग रही है? नहीं। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है वाल्स हेल्प, वाल्स मदद करते हैं द लो प्रेशर ब्लड टू फ्लो यूनिडायरेक्शनल, ताकि जो लो प्रेशर ब्लड है वो क्या कर सके? यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर सके। इसलिए ये जो है वाल्स मदद करते हैं। बोलो। नहीं, क्यों? दे आर अटैच टू इट, नॉट उसके ऊपर ऐसे स्प्रेड हो रखे, ऐसे अटैच हो रखे। तो यहाँ पर ये यहाँ प्रेजेंट है, ना कि वॉल्स पे प्रेजेंट। वेन्स बोलते, नसें बोलते ना इसे, दे आर वेन्स। द लार्जेस्ट वेन, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे बड़ी वेन होती है उसका नाम क्या होता है? वेना कावा। अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या कह रहा है? बोर्ड्स में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। कह रहा है देखो हम जानते हैं भाई, हमने पता है कि जो वेन्स है दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक ऐसी वेन बताओ जो कैसा ब्लड कैरी करती हो? ऑक्सीजनेटेड। तो कौन सी वेन होती है? पल्मोनरी वेन्स। बोलो ये बात सबको क्लियर है? ओनली पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है इन ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस, फिश के पास तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, ब्लड इज पंप। देखो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो 4 चैम्बर का तो समझ लिया, लेकिन 2 चैम्बर में सर क्या हो रहा है वो तो बताओ। तो 2 चैम्बर में क्या हो रहा है? ब्लड आया यहाँ पे CO2 रिच, एक चैम्बर से गया दूसरे चैम्बर में, दूसरे चैम्बर ने पंप किया, जैसा हमारे में भी हो रहा था। राइट एट्रियम में आ रहा था, राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा था? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा था, कहाँ पे पंप कर रहा था? लंग्स तक। कहाँ तक पंप कर रहा है? लंग्स तक। इनके पास तो लंग्स है नहीं, इनके पास क्या है? गिल्स। तो ये कहाँ पे पंप करेगा? गिल्स तक।
अब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड कहाँ जा रहा था? वापस से किधर आ रहा था? लेफ्ट एट्रियम, यानी वापस से हार्ट में आ रहा था। यहाँ पर ऐसा प्रोसेस नहीं होता। ये CO2 रिच ब्लड गया गिल्स तक, ऑक्सीजन लिया, अब ऑक्सीजन लेने के बाद वापस हार्ट में नहीं आएगा। ऑक्सीजन लेने के बाद सीधा कहाँ चला जाएगा? पूरी बॉडी में चला जाएगा, और बॉडी को क्या देगा? ऑक्सीजन। बदले में क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर यहाँ आएगा। तो ड्यूरिंग वन साइकिल, एक साइकिल के टाइम पे जो ब्लड है वो हार्ट में कितनी बार एंटर करा? सिर्फ एक बार। तो ये कैसा सर्कुलेशन है? सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन हमारी बॉडी में, मैं बताता हूँ, हमारी बॉडी में ब्लड हार्ट में कितनी बार एंटर करा था? 2 बार। एक बार ऑक्सीजन वाला, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला। लेकिन इनकी बॉडी में कितनी बार एंटर कर रहा है? एक ही बार एंटर कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंटर करा, ऑक्सीजन लेकर हार्ट में आने की जगह कहाँ चला गया? सीधा बॉडी में चला गया। तो ड्यूरिंग वन साइकिल हार्ट में ब्लड सिर्फ कितनी बार एंटर कर रहा है? एक बार। तो कैसा सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन हमारी बॉडी में कितनी बार एंटर कर रहा है? 2 बार। तो कैसा सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन। बोलो तेजस, कहाँ दिक्कत लग रही है? ये बात समझ में आई कि यहां से ब्लड आया इधर, फिर इधर गया सेकंड चैम्बर में, फिर बॉडी में गया गिल्स में। O2 रिच नहीं हो रहा पंप इनमें, यही तो समझा रहा हूं मैं आपको। इनमें O2 रिच ब्लड पंप ही नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पंप हुआ, गिल्स तक गया, गिल्स में जाने के बाद उसने ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन लेके सीधा बॉडी में चला गया। जैसे हमारी बॉडी में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन लेने के बाद वो वापस से किसके पास आ रहा था? हार्ट के पास आ रहा था। ऑक्सीजन लेकर किसके पास आ रहा था? हार्ट के पास, कि भाई आप मुझे पंप करो। लेकिन इनमें क्या हो रहा है? 2 चैम्बर वालों में जैसे ही गिल्स के पास जा रहा है, गिल्स के पास जाने के बाद ऑक्सीजन ले रहा है, और ऑक्सीजन लेकर वापस से हार्ट में नहीं आ रहा, वहीं से सीधा किधर चला जा रहा है? बॉडी में। तो वन साइकिल के टाइम पर कितनी बार एंटर करा? 1 बार एंटर करा, तो सिंगल सर्कुलेशन। क्लियर? और हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? डबल सर्कुलेशन। पढ़ लें। कह रहे हैं ब्लड इज पंप टू गिल्स। जो ब्लड है वो पंप कर दे रहा है, कहां तक जा रहा है? गिल्स तक। किस लिए? ऑक्सीजनेशन। अब बोलो गिल्स के बाद क्या होगा? वापस से हार्ट के पास आएगा क्या? नहीं। पढ़ो जरा। एंड फ्रॉम गिल्स ब्लड इज डायरेक्टली सेंट टू द बॉडी। ब्लड को कहां तक भेज दिया गया? बॉडी तक। तो कह रहा है इन ऑर्गेनिज्म हैविंग 2 चैम्बर्ड हार्ट, blood enter only once in heart during one cycle. Such circulation is known as single circulation. फर्क समझ में आ रहा है? हमारी बॉडी में 2 बार एंटर करा था, इनकी बॉडी में 1 बार। तो ये सिंगल सर्कुलेशन कर रहे हैं, और हम कैसे सर्कुलेशन कर रहे हैं? तो किसी को डाउट है तो, अदरवाइज मैं डाउट पूछ लेता हूँ। चलो मेरा डाउट बताओ। अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट हो तो अब तुम सोच के बताओ ना, तुक्का थोड़ा ना मारना। चलो ये होमवर्क में करके नोट के लाना। क्या रहा? 1.5 ढूंढ के लाना, फिर डिस्कस करेंगे। काफी सारे एनिमल्स होते हैं। नहीं, आर्टरीज ऐसे गिनने, हमारे में 4 आर्टरीज होती हैं क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अटेंडेंस बोलो। पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाला हार्ट में गया था, हार्ट ने पंप किया था। जैसे हमारी लंग्स देते हैं ऑक्सीजन, इनको देते हैं गिल्स। गिल्स से ऑक्सीजन लिया और बॉडी में चला गया।
नहीं CO2 था, अब बॉडी में जब वो ऑक्सीजन देगा तो बदले में CO2 लेगा ना। अब वो CO2 वाला ब्लड यहाँ पहुंचा और फिर हमने उसको वहां से कंसीडर करना शुरू कर दिया। नहीं होता। अब तुम्हें ये तो ढूंढ के लाना है, ये तो सोच के, यही तो पता करके लाना है। नहीं, अलग अलग होती है, अलग अलग। हाँ, ऐसी एक ही होती है। 3 का भी नहीं, 3 का होता। 4, अरे भाई क्या पूछा तुमने? 4 का पूछा। ये सब जो बैठे हैं यहाँ पे 4 चैम्बर है। चलो शांत हो जाओ। देखो जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द ब्लड गोज ट्वाइस इन हार्ट इन वर्टिब्रेट्स फॉर पंपिंग ड्यूरिंग 1 साइकिल। एक साइकिल के टाइम पे 2 बार जाता है, देयरफॉर सच सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ऐसे सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। देन कम्स प्लेटलेट्स। इफ एनी वेसल हैज लीकेज ड्यू टू इंजरी, कभी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि मानो इंजरी की वजह से ना कोई वेसल ऐसे यहाँ से टूट जाए, ब्रेक हो जाए तो ब्लड निकलने लगेगा, तो उसको प्लग करने का काम, उसको बंद करने का काम किसका होता है? प्लेटलेट्स। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एनी वेसल हैज लीकेज ड्यू टू इंजरी और एनी डैमेज द क्लोट इज प्लग्ड बाय प्लेटलेट्स। कौन प्लग करेगा? प्लेटलेट्स। देन कम्स द ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, हमने 9th क्लास में पढ़ा। प्लेज द रोल ऑफ, कौन से रोल प्ले करता है? कैरियर। कैरियर मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, अलग अलग सब्सटेंसेस को। ब्लड किससे मिलकर बना होता है? ब्लड प्लाज्मा, जो कैसा कलरलेस लिक्विड होता है। ब्लड्स के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं? आरबीसी, हेमोग्लोबिन तो होता ही है ब्लड में, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ, पेल येलो कलर का नहीं, ब्लड वाला जो कलरलेस होता है, लिम्फ होता है। अभी पढ़ेंगे लिम्फ, पेल येलो कलर का ही होता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा, कहेगा राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, और 5 डिफरेंस पूछेगा। इन 3 लाइनों में ना 5 डिफरेंस छुपे हैं। हाँ, लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछता है, तो ध्यान से देखना क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, मतलब क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर बनते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड प्लाज्मा, 5 डिफरेंसेस वी नीड टू फाइंड आउट। कह रहा है लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड, वी नो इट इज सिमिलर टू ब्लड, बट आरबीसी आर एब्सेंट। फर्स्ट डिफरेंस कि लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होते, ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं। अच्छा, आरबीसी नहीं होते तो लिम्फ का कलर क्या रेड होगा? हाँ भाई, आरबीसी नहीं है तो लिम्फ का कलर कैसा है? इट इज येलोइश। लिम्फ येलोइश इन कलर, ब्लड रेड इन कलर। पहला डिफरेंस क्या था? पहला डिफरेंस था आरबीसी होते हैं, आरबीसी नहीं होते। दूसरा, ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ येलो कलर का होता है। तीसरा, एस्केप द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, कि जो लिम्फ होता है इट इज प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेस, यानी जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है लिम्फ। भाई ब्लड क्या होता है? ब्लड वो है जो कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वेन्स में फ्लो कर रहा है, दैट इज ब्लड। लेकिन कुछ अमाउंट क्या हो रहा है? इंटरसेलुलर स्पेस में चला जा रहा है। तो जो इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट है, यानी जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, उसे हमने क्या नाम दिया? लिम्फ। लिम्फ की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या डिस्कस करी? आरबीसी नहीं होते। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या डिस्कस करी? इसका कलर कैसा होता है? येलोइश, मतलब पेल कलर होता है। तीसरा, ये कहां प्रेजेंट होता है? इंटरसेलुलर स्पेस में। चौथा, इट कंटेन लेस प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन ब्लड के कंपैरिजन में कैसा होता है? कम होता है। और ये क्या करता है? इट किल्स जर्म्स एंड कीप द सेल क्लीन। गाइस, होता क्या है? जब ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज में से, वेन्स में से, कैपिलरीज में से, तो कुछ अमाउंट जब मानो कैपिलरीज में से फ्लो कर रहा है, कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन होती है, 1 सेल थिक होती है, तो ब्लड उसमें से कुछ अमाउंट बाहर आ जाएगा और कहाँ चला जाएगा? सेल्स के बीच में चला जाएगा।
उस सेल्स के बीच वाले जो लिक्विड है उसको हमने क्या नाम दिया, लिम्फ नाम दिया। ठीक है, लिम्फ का एक दूसरा नाम भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे ठीक से याद है तो 2023 में बोला गया, लिम्फ की जगह क्वेश्चन आया, व्हाट यू मीन बाय इन टिश्यू फ्लूइड, व्हाट यू मीन बाय इन टिश्यू फ्लूइड, कि इन टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, भाई बच्चों को पता ही नहीं था इन टिश्यू क्या होता है, तो याद रखना लिम्फ क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, इन टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलो 5 डिफरेंस को समराइज करते हैं, इस क्वेश्चन को समराइज करते हैं। 5 डिफरेंसेस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, फटाफट बोलो। लिम्फ के पास आरबीसी नहीं होते, बट ब्लड के पास आरबीसी होते हैं। लिम्फ का कलर येलो, ब्लड का कलर रेड। लिम्फ का फंक्शन कीप द सेल क्लीन एंड किल्स जर्म्स। ब्लड का फंक्शन एक्ट एज अ कैरियर, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। लिम्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस। ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। लिम्फ के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी कैसी होती है, कम, और ब्लड के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी कैसी होती है। तो बोलो 5 डिफरेंसेस सबको समझ में आए? तो ये 5 डिफरेंसेस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको आने चाहिए। किसी को डाउट है लिम्फ पे? ठीक है, सिंपल डिफरेंसेस हैं, यू नीड टू लर्न दैट। देन कम्स सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक में देखो एक वर्ड आ रहा है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर होता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। तो मैंने कहा द प्रेशर इनसाइड द ब्लड इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस समय जो प्रेशर होता है दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। और जो रिलैक्सेशन के टाइम पर होता है उसको क्या बोलते हैं, गाइस। तो मैंने कहा द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब रिलैक्स कर रहा है उसे क्या बोला जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर। कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? क्या कह रहे हो, आर्टिकुलस कहाँ लिखा? अगर कहीं पे ये वर्ड है तो एट्रियम से मिलता जुलता ही लग रहा है। आगे देखो, the normal systolic pressure is 120 mm of Hg and diastolic pressure is 80 mm of Hg। पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था कि जब हार्ट सिस्टोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी प्रेशर हाई है तो कितना है, 120 mm ऑफ मर्करी, और जब रिलैक्स कर रहा है तो 80 mm ऑफ मर्करी। ये जो डिवाइस है जो हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करने में मदद करता है, इस डिवाइस का नाम क्या है, स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। क्या कह रहे हैं, अब अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो क्या कह रहा है, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ज्यादा टेंशन लेने की वजह से हो रहा है। इट कैन कॉज रप्चर इन आर्टरीज, इसकी वजह से आर्टरीज क्या हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, विच कैन रिजल्ट इन इंटरनल ब्लीडिंग। अंदर मतलब आंतरिक ब्लीडिंग होने लग जाएगी, इंटरनली जो है वो खून बहने लगेगा ड्यू टू द रप्चर ऑफ आर्टरीज। तो बीपी कभी भी हाई नहीं होना चाहिए, वेरी डेंजरस। कोई प्रॉब्लम लग रही है यहाँ तक तो बताओ, ये हम लास्ट क्लास तक सारा पढ़ चुके हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कहीं पर भी नहीं, जब तक इंजरी नहीं मिलेगी तब तक ये फ्लो करते रहेंगे। कहीं से लीकेज होगा, ब्लड बाहर जा रहा होगा, वहां जाकर प्लगिंग का काम करो। और पूछ लो। बेहतर है कितना? नहीं इतना तो नहीं होता है, जैसे 3 लीटर के आसपास होता है, देख लेते हैं।
टाइम लगता है रिकवर होने में, तो उस रिकवरी के टाइम पे एक्स्ट्रा ब्लड लॉस ना हो जाए, इसलिए करा जाता है। साढ़े 4 से 5.7 लीटर, काफी खून है। मेरे में थोड़ा सा कम होगा, तुम रोज पी लेते हो ना। मेरा करंटली वेट है, मतलब मेरा मैंने अभी रिसेंटली मेजर करता हूँ 64 था, इससे पहले 69 था। मेरा थोड़ा दिसंबर के टाइम से काफ़ी तबीयत खराब रही, दिसंबर जनवरी में, तो मेरा 5 kg वेट कम हुआ। मैंने जब मेजर करा तो मैं खुद परेशान। अब शायद से बढ़ गया होगा, मुझे उम्मीद है 67 68 वापस से हो गया होगा, लेकिन बीच में 64 हो गया था आज से 1 महीने पहले, 15-20 दिन पहले, फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करा। हाँ मैंने अरे तो मैं कोई तुम्हें लिखकर कमेंटमेंट थोड़ी सा देती कि मैं 9th की वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक्चुअली 9th की क्लासेस रेगुलर यहाँ पर हो रही थी मैथ्स की, तो मैंने बोला जब रेगुलर क्लासेस हो रही है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब तुम शेयर करना अपने भाई बहन जो भी तुम्हारा हो 9th क्लास में। सुबह देखो 9 से 10 ना 9th की है, आप लोग बता दो कब आना चाहते हो। 10 बजे तुम अगर आओगे तो ये भी ध्यान रखना 11 सवा 11 यहाँ से जाना भी पड़ेगा, और धूप ऐसी होती है ना, तुम्हें नहीं है, तुम्हारा घर पास में है इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं है। स्कूल नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, या मैं तुम्हें थोड़ा बेकार पढ़ा रहा हूँ। साइंस की क्लास करेंगे और रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? जिसको आना हो आ जाना, नहीं आना तो टॉपिक छूटेगा। वो मैथ्स की क्लास में। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। मेरी बात अगर अब आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो एक बड़ी खास बात बताऊंगा आपको। ध्यान से सुन लो, उससे क्या होगा? तो मैं अपना फोन छोड़ दूं? कुछ सवाल है मेरे मन में। मेरे मन में जो सवाल है वो ये है कि मान लो ये एक पेड़ है और ये पेड़ के नीचे आग नहीं लगी हुई है, जड़ें, रूट्स हैं। अरे अर्जुन, थोड़ी सी मदद करो ना मेरी। अर्जुन ने सुना नहीं तो दोबारा बता देता हूँ, ये रूट्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो वाटर है वो कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है पानी। अब इसे क्या करना है, इस वाटर को नीचे से ऊपर लेके जाना है। अगर मुझे नीचे से ऊपर लेके जाना हो तो मैं एक बकेट को उठाऊं, पिक करूं और ले जाऊं, आसान है। मस्कुलर फोर्स लगाऊं, प्लांट के तो हाथ भी नहीं होते। तो सवाल ये है कि ये जो वाटर है ये नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी?
और गाइस जो बहुत बड़े ट्री है, कोकोनट वाटर तो सब पीते हो, कभी ये सोचा है कोकोनट ट्री के अंदर, कोकोनट ट्री के पास इतनी ऊपर कोकोनट के अंदर वाटर आया कहाँ से? कहाँ से आया? रूट से आ रहा है। अब इतनी नीचे से इतनी ऊपर पानी, देखो कभी तुमने देखा है कि यशवीर पानी की बाल्टी लेकर कमर पे रस्सी बांधकर कोकोनट ट्री के ऊपर चढ़ रहा हो? नहीं। अब सवाल ये है, सही बात है, पेड़ ही टूट जाएगा, बॉडी शेप बॉडी। अब सवाल ये है कि ये पानी जो है, ये जो वाटर है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट इतनी नीचे से ऊपर जा कैसे रहा है? पहली बात तो जा रहा है, ठीक है। तो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो ये वाटर की अपवर्ड मूवमेंट हो रही है ग्रेविटी के अगेंस्ट, इस अपवर्ड मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया? एसेंट ऑफ सैप। क्या नाम दिया? एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट ऑफ सैप कौन कौन से फैक्टर्स करवा रहे हैं? तो हमें याद रखना है, एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है 4 अलग अलग बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जिसमें से पहला फैक्टर है रूट प्रेशर, दूसरा फैक्टर है कैपिलरी एक्शन, तीसरा फैक्टर है एडहेशन कोहेशन, और चौथा फैक्टर है ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशनल पुल। These 4 factors are responsible for the transportation of water from the roots to the shoots. आप घर जाकर आराम से अपनी बुक में ढूंढना, कहीं पर ये फैक्टर अगर मिले चारों तो छुट्टी कर लेना, मत आना। ना मिले तो कल शांति से चुपचाप, गूगल पे तो पूरी बुक मिल जाएगी, पढ़ लियो। ना मिले तो शांति से सुबह 8 बजे आ जाना। ये चारों टॉपिक, ये 10 बजे का कोई डिस्कशन है, तो ये चारों टॉपिक सुन लो। ये चारों टॉपिक अगर कवर करवाने हैं, बुक में नहीं है तो तुम पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, केस कर लो। These 4 topics, are responsible. These 4 factors are responsible for the transportation of water from the roots to the shoots. चारों मिलकर ये काम कर रहे हैं, और इसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। बेसिकली ट्रांसपिरेशनल पुल से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड भी डिस्कस हो जाएगा कल ही। हाँ, कल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वैसे भी सुबह मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं सकता हूँ, सुबह मेरे पास ये फोन नहीं होता। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी एज वेल, सुबह 8 बजे उठना, लेकिन 8 से 10 तुम्हें बढ़ाकर आई विल फील फ्री कि मैं फ्री हो चुका हूँ और मेरे पास बहुत टाइम है। 10 बजे मैं बुला लेता, लेकिन गर्मी इतनी है, मैं चाहता नहीं हूँ गर्मी में जल जल के परेशान हूँ।